गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कृषि उत्पाद के लिए विपणन की व्यवस्था, अर्थात जो हमारे कृषकों द्वारा अनाज उगाया जाता है उसे बेचने के लिए बाज़ार की व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है। कृषक अपने उत्पादों का कुछ भाग स्वयं उपयोग करने के लिए रखते हैं तथा शेष उत्पादन को बाज़ार में बेच देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पता है सभी को जो है कृषि का जो कार्य होता था उसमें अपनी आजीविका के लिए कृषि करते थे। बाद में जो है धीरे धीरे जो है कृषि का व्यवसायीकरण हुआ और आज जो है अधिकांश कृषक जो है कृषि जो है जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए करते हैं। अर्थात जो है अपनी आजीविका के लिए कुछ अनाज रखते हैं और उसके बाद जो है उसको बाज़ारों में बेच देते हैं। परंतु बाजार में मध्यस्थों के कारण कृषक को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मध्यस्थों मतलब समझ रहे हो, ब्रोकर, है ना। कि जैसे मुझे अपना जो अनाज है वो बेचना है तो मैं जो कंपनी है या जैसे राइस मिल है, मैं अपने धान को बेचने जा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट अगर राइस मिल में बेचना है तो उसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन क्या होता है, जनरली जो किसान अपना अनाज बेचने जाते हैं उन्हें मध्यस्थों का सामना करना पड़ता है। अर्थात जो है किसानों से वो बीच का व्यक्ति है वो धान खरीदता है और उसको अधिक कीमत में जो है राइस मिल को बेच देता है, जिससे किसानों को जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे मध्यस्थ कृषकों से अनाज को कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर अन्य स्थानों पर बेच देते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 1 दिसंबर से जो है अनाज खरीदी का काम जो है मंडी में प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात उनका जो अनाज है उनको ऐसे बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार क्या करती है कि एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब उस मूल्य पर जो है उसको खरीदना है, उससे कम पर नहीं, ऐसा उसका मूल्य जो है निश्चित कर देती है। एवं सार्वजनिक मंडी की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। देखिए मंडी में आपके बुक में जो है एक धान मंडी है, इसमें जो है किसान अपना धान बेच रहा है, उसकी तौलाई की जा रही है। ठीक है। ऐसे ही कार्य जो है अभी अब स्टार्ट हो जाएगा। धान मंडी समर्थन मूल्य लागू करने के लिए जरूरी है कि किसानों की पहुंच में मंडी या सरकारी क्रय केंद्र उपलब्ध हो। ठीक है। सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य तय किया गया है उसके लिए आवश्यक है कि उन किसानों के आसपास में ऐसी मंडियां हों जहां तक वो पहुंच सकते हैं और वहां बेचकर जो है उन्हें अपने फसल का उचित मूल्य मिल सकता है। इसके लिए सरकारी मंडियों में खुली नीलामी की जाती है। यहाँ भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं रखा जा सकता। अर्थात जो निश्चित मूल्य तय किया गया है उससे कम नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तो कृषक खुले बाजार में बेचने को मजबूर हो जाते हैं और इसका फ़ायदा मध्यस्थ उठाते हैं। और ऐसा कई बार होता भी है कि हमें बहुत अर्जेंट होती है तब हम अपने जो अनाज है उसको जो है औने पौने दाम में जो है किसी भी बिचौलियों को या मध्यस्थ को बेच देते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आशय विभिन्न फसलों के कम से कम खरीद मूल्य से है। ठीक है। अर्थात न्यूनतम मूल्य का तात्पर्य क्या है कि फसलों के कम से कम खरीद मूल्य से है कि कम से कम में उतनी कीमत में उसे बिकनी है। इसलिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसे कहा जाता है कि कम से कम इतनी कीमत में जो है इसको खरीदनी है, जिसे सरकार घोषित करती है। इस समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कृषकों से फसल नहीं खरीदी जा सकती। इस हेतु कई बार सरकार स्वयं फसल खरीदने के लिए व्यवस्था भी करती है और अनाज मंडियों में जो है अभी किसानों द्वारा धान बेचा जाता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है उसे खरीदती है और बोनस भी किसानों को देती है, अभी जैसे कि दिया जा रहा है। और उससे कम कीमत पर जो है उस मूल्य से जो है नहीं लिया जा सकता। ऐसी व्यवस्था सरकार इसलिए करती है ताकि किसानों को उनके द्वारा जो उत्पादित फसल है जिस पर उन्होंने मेहनत की है उसका उचित मूल्य मिल सके।
अधिकांशतः ये देखा जाता है कि किसान जो है बहुत अधिक अपना मेहनत करता है, और जब फसल को बेचने की बारी आती है तो जो लाभ का हिस्सा है वो बिचौलिए या जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं वो खा जाते हैं और किसानों को लाभ नहीं हो पाता है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जो है ऐसी व्यवस्थाएं की है ताकि किसानों को जो है उचित मूल्य पर जो है उचित मूल्य जो है उनके अनाज का मिल सके। अगला पॉइंट है हमारा कृषि में साख की आवश्यकता। ठीक है, हमने साख जो है, आगे आप साख के बारे में और पढ़ेंगे वैसे ही। ठीक है, साख का मतलब होता है एक ऐसी वित्तीय अवस्था जिसके बदले में जो है आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो कृषि में भी जो है कृषि ऋण या अन्य चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसान जो है अपना किसानी का कार्य जो है आसानी से कर सकें। चलिए पढ़ते हैं। कृषि कार्य हेतु कृषक को बीज, खाद, जुताई एवं सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है जिन्हें वह खरीदता है। जैसे ही हमारे यहाँ बारिश का मौसम प्रारंभ हो जाता है सभी किसान जो है अपने सक्रिय हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है बीज, खाद, जुताई एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है और इन्हें को जो है सब चीज़ खरीदना होता है। इसके लिए कृषकों के पास पर्याप्त धन नहीं रहता। इस कारण कृषकों को ऋण या उधार प्राप्त करना पड़ता है। यही ऋण या उधार अर्थशास्त्र की भाषा में साख कहलाता है। ठीक है, जो ऋण लेते हैं या उधार लेते हैं उसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? साख कहते हैं। हमारे देश में कृषक दो प्रकार से साख प्राप्त करता है। पहला है संस्थागत साख और दूसरा है गैर संस्थागत साख। ठीक है, पहला संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। संस्थागत साख क्या है? संस्थागत साख से आशय ऐसी साख सुविधा से है जो सहकारी संस्था, सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है। आप देखेंगे कि जो किसान हैं उनके लिए सहकारी बैंक की व्यवस्थाएं की गई है जहां से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है ना। तो संस्थागत साख से आशय ऐसी साख सुविधा से है जो किसी सहकारी संस्था, सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है, अर्थात बैंक द्वारा जो है ऋण उसे दिया जाता है। इस साख सुविधा के अंतर्गत कम ब्याज दर पर ऋण के लिए कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रों की खरीदी पर अनुदान, खाद व बीज क्रय हेतु ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आजकल जो है कृषकों के लिए बहुत सारे बैंकों के द्वारा जो है लोन की सुविधा रखी गई है, जैसे कृषि गोल्ड लोन, कृषि किसान क्रेडिट कार्ड, जिनके माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, खाद, बीज एवं अन्य उपकरण जो है खरीदते हैं। साथ ही सरकार द्वारा जो है उनमें क्या किया जाता है, उनके लिए अनुदान या सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, जिसमें जो है उनके लागत मूल्य में कुछ % का हिस्सा जो है छूट के रूप में, अनुदान के रूप में जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि कृषकों को जो है उनके यंत्र या बाकी जो कृषि उपकरण है वो मिल जाए और वो अच्छे से अपना जो है कार्य खेतों पर कर सकें। इसी साख सुविधा को जो है संस्थागत साख कहा जाता है, अर्थात सरकारी बैंक, सरकारी संस्था के द्वारा कृषकों को जो ऋण की सुविधा कम ब्याज पर उपलब्ध कराई जाती है तथा उन्हें खाद, बीज और कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार का लिया गया ऋण जो है क्या कहलाता है? संस्थागत साख कहलाता है। हमारे देश में यह साख सुविधा ज़्यादातर मध्यम एवं बड़े किसान प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इस प्रकार का जो साख है वो कौन करते हैं? ज़्यादातर बड़े किसान, है ना, जिनके पास बहुत अधिक ज़मीनें हैं और मध्यम बड़े किसान प्राप्त करते हैं। इस साख की सुविधा की सबसे बड़ी जमानत होती है कि आपको कुछ गारंटी देना होता है कि आप उसको ऋण करेंगे, जिस छोटे या गरीब कृषक आसानी से पूरा कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो जमानत होता है या जो कंडीशन होती है उसे छोटे या गरीब किसान जो है आसानी से पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा इस साख की सुविधा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की औपचारिकता को पूर्ण करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से ज़्यादातर छोटे एवं गरीब किसान जो है संस्थागत साख की सुविधा से वंचित रह जाते हैं, अर्थात इनके पास डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो है पीछे छूट जाते हैं या इस प्रकार के ऋण जो है ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरे नंबर का है हमारा गैर संस्थागत साख। नाम से ही पता चल रहा है, संस्थागत साख से वंचित कृषक कृषि एवं अन्य कार्य करने के लिए मजबूरीवश अपने आसपास के सेठ, साहूकार, महाजन, मित्र
रिश्तेदार आदि से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, किसानों को तो खाद बीज, रासायनिक दवाइयाँ और कृषि यंत्रों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जो बड़े किसान हैं वो सहकारी बैंक से ऋण या बाकी क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे मध्यम वर्गीय गरीब किसान हैं उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो वो अब उनको भी तो वो सारी चीज़ें चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं से ऋण लेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने आसपास के जो व्यक्ति ऋण लेने का देने का काम करते हैं, सेठ है, साहूकार है, महाजन है, मित्र लोगों से या रिश्तेदार लोगों से वो क्या करते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं। ऋणदाता इन कृषकों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं कि भाई उनको पैसे की ज़रूरत है, अब जितना भी उनसे ब्याज लिया जाए वो देने को तैयार रहते हैं। यह साख सुविधा आपसी समझौते एवं वायदों के आधार पर होती है कि भाई इतने दिन में तुम मुझे इतना ब्याज के हिसाब से पैसे लौटाओगे। इसमें किसी भी प्रकार की कागजी एवं दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता है। जैसे बैंक वाले जो संस्थागत साख है उसमें हमको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज को जमा करना होता है, लेकिन इसमें जो है ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। बस ये आपसी समझौते और विश्वास के आधार पर होते हैं। इस साख सुविधा को गैर संस्थागत साख के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कृषि साख के वितरण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सक्षम कृषकों को संस्थागत साख मिल जाते हैं, परंतु साधनहीन कृषकों को संस्थागत साख आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, जो सबसे गलत है। क्योंकि ये योजना उन्हीं लोगों के लिए लागू की गई है जिनके पास जो है साधन उपलब्ध नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। परंतु अगर हम जांच करते हैं तो ये पाते हैं कि जो साधन संपन्न है उनको ये ऋण आसानी से मिल जाता है, जबकि जिनको वास्तविक रूप में ज़रूरत है उन लोगों तक ये ऋण नहीं पहुंच पाता है या उनकी पहुंच से ये दूर हो जाते हैं। हम वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार के साख स्रोतों को वृत्तारेख के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके बुक में देखिए एक वृत्तारेख दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि कृषक परिवार के साख के स्रोत क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो गैर संस्थागत साख और संस्थागत साख। संस्थागत साख से तात्पर्य है कि बैंक, सहकारी समिति जो कम ब्याज दर पर लोगों को, किसानों को ऋण प्रदान करती है और साथ में अनुदान देती है अर्थात छूट देती है। गैर संस्थागत साख अर्थात महाजन, साहूकार, सेठ, जमींदार, मित्र और रिश्तेदार, जिनको हम जो है ऊंची ब्याज दर पर जिनसे हम जो है ऋण प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में ऋण की व्यवस्था या ऋण ही जो है साख कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।